स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 10 का जो नया सिलेबस है, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए निर्धारित किया गया है। उसी सिलेबस के अनुसार आपको मैं चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ। आज का चैप्टर है चैप्टर 2। चैप्टर आपका कौन सा है? दूसरा चैप्टर है आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत डाक खाना और बैंक के माध्यम से, डाक खाना और बैंक के माध्यम से इस चैप्टर के जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आज मैं कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, वेतन प्राप्त होता है। बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इस चैप्टर के ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो मैं कराने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन प्रश्नों को नोट जरूर कर लीजिएगा। सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? विकल्प हैं आपके वेतन, पेंशन, बोनस या इनमें से कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तब उसको वेतन नहीं मिलता है, ना ही बोनस मिलता है, बल्कि उसे क्या प्राप्त होता है? पेंशन प्राप्त होता है। आपने देखा होगा आपके घर परिवार में या पास पड़ोस में आपके, जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तब उसको क्या मिलना प्रारंभ हो जाता है? पेंशन। इस प्रश्न को याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए या मेहमान के लिए। तो बचत जो होती है यह आर्थिक सुरक्षा का साधन है, किसके लिए? स्वयं एवं आश्रितों के लिए, आपके लिए और आपके ऊपर जो आश्रित हैं उन सभी के लिए। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? आपके विकल्प हैं, बॉक्स में रखना चाहिए, बैंकों में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जब आप बचत करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, तो उसको सुरक्षित रखने का सबसे प्रमुख साधन क्या है कि उन्हें हम बैंकों में जमा कर दें। कहाँ जमा कर दें? बैंकों में जमा कर दें, जिससे कि वह सर्वाधिक सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, संचय का जमा खाता किसके लिए है? संचय का जमा खाता किसके लिए है? विकल्प हैं, वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए या श्रमिक वर्ग के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कूली बच्चों के लिए। जो संचय का जमा खाता होता है यह स्कूली बच्चों के लिए होता है। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? दैनिक जीवन में हमें किस चीज की बचत सबसे ज्यादा आवश्यक होगी? तो आपके विकल्प हैं, समय की बचत, धन की बचत, श्रम की बचत या इनमें से सही। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक क्या यात्रा चेक कहलाता है, क्रॉस चेक कहलाता है, उपहार चेक कहलाता है या ऑर्डर चेक कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है, क्या कहलाता है? उपहार चेक कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? 10 का नोट, फैक्ट्री, भवन, टैक्सी या औजार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औजार। क्या हो जाएगा? औजार। आइए देखिए इस चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आइए देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, आय कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष आय नकद
धनराशि के रूप में होती है, जैसे कि वेतन या व्यापार का लाभांश। प्रत्यक्ष आय जो होती है नकद होती है या धनराशि के रूप में होती है, जैसे कि वेतन या व्यापार का लाभांश। इससे भिन्न अप्रत्यक्ष आय सुविधाओं के रूप में होती है। अप्रत्यक्ष आय कैसी होती है? वह सुविधा के रूप में होती है, जैसे कि निःशुल्क आवास या चिकित्सा सुविधा। निःशुल्क आवास या चिकित्सा सुविधा। अगला प्रश्न है, पारिवारिक आय के 4 मुख्य स्रोत या साधन बताइए। पारिवारिक आय के 4 मुख्य स्रोत या साधन हैं वेतन, व्यवसाय, कृषि और ब्याज। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए आप क्या सावधानियां रखेंगी? आय व्यय में संतुलन रखने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना पड़ेगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए कुल आय को ध्यान में रखकर व्यय को निर्धारित करना चाहिए। कुल आय को ध्यान में रखकर व्यय को निर्धारित करना चाहिए तथा मितव्ययिता पूर्वक खर्च करना चाहिए, अर्थात पारिवारिक बजट का पालन करना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, मितव्ययिता का क्या अर्थ है? उत्तर होगा आपका, मितव्ययिता का अर्थ है अपव्यय या फिजूल खर्ची से बचना। मितव्ययिता का अर्थ है अपव्यय या जो फिजूल खर्च होता है बिना मतलब का, उससे बचना। इसे कंजूसी नहीं समझना चाहिए। मितव्ययिता को कंजूसी नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बचत का अर्थ लिखिए। पारिवारिक बचत का अर्थ क्या है? पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष बच जाती है उसे क्या कहते हैं? पारिवारिक बचत कहते हैं। अगला प्रश्न है, बचत के 4 उद्देश्य क्या हैं? बचत के 4 उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है भविष्य को सुरक्षित बनाना। दूसरा उद्देश्य है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना और चौथा उद्देश्य है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में योगदान करना। अगला आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बचत को सुरक्षित रखने वाली किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, बचत को सुरक्षित रखने वाली किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा सावधि बचत खाता और आवृत्ति बचत खाता। अगला आपका प्रश्न है, बैंक के 2 प्रकार के खातों के नाम लिखिए। यानी बैंक में कौन कौन से खाते खोले जा सकते हैं, किन्हीं 2 प्रकार के खातों के नाम लिखना है, बचत खाता और दूसरा क्या है? चालू खाता। अगला प्रश्न है, बैंक की उपयोगिता लिखिए। यानी हमारे जीवन में बैंक की उपयोगिता क्या होती है? बैंक बचत के विनियोग का उत्तम साधन है। इसमें जमा धन सुरक्षित रहता है, समुचित ब्याज मिलता है तथा धन के लेन देन को सरल एवं सुविधाजनक बनाता है। कौन? बैंक बनाता है। अगला प्रश्न है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण चेक, रेखांकित चेक, उपहार चेक और यात्री चेक। और कौन सा चेक? यात्री चेक। अगला आपका प्रश्न है इम्पोर्टेंट, चेक बुक बनवाने से क्या लाभ होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चेक बुक बनवाने से क्या लाभ होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चेक बुक बनवाने के उपरांत बैंक से धन निकालने के लिए स्वयं खातेदार को बैंक जाना आवश्यक नहीं होता। बैंक जाना आवश्यक नहीं होता। किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी धन निकाला जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी धन आप निकाल सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी धन निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त डाक द्वारा चेक के माध्यम से धन कहीं भी भेजा जा सकता है। यदि आपका चेक बुक है तो आप चेक के माध्यम से अपने धन को कहीं भी भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? जब भुगतान हेतु जारी किसी चेक को बाईं ओर रेखांकित अथवा चिन्हित कर दिया जाता है तो वह रेखांकित चेक कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखांकित चेक कहलाता है। इस चेक का भुगतान केवल नामांकित व्यक्ति को उसके खाते के माध्यम से ही हो सकता है। इस प्रकार के चेक द्वारा लेन देन को सुरक्षित माना जाता है। क्या माना जाता है? लेन देन को सुरक्षित माना जाता है। अगला प्रश्न है, डाक खाने की बचत योजनाएं कौन कौन सी हैं? डाक खाने की बचत योजनाएं कौन कौन सी है? यह प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। डाक खाने में मुख्य रूप से निम्नलिखित खाते खोले जा सकते हैं। कौन कौन से? बचत खाता, सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक योजना, मासिक आय योजना तथा आवर्त जमा खाता। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपने जाना चैप्टर संख्या 2, जी हाँ, चैप्टर संख्या 2 की यानी दूसरे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी थे। अगले वीडियो में आप जानेंगे अगले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।